Now, student, moving to the next topic, firm revenue curve in different market. Very interesting topic. और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जितने भी मार्केट है उसमें रेवेन्यू कर्व की स्थिति क्या है, उनकी शेप क्या है, उनकी लोकेशन क्या है और मार्केट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। अगर हम कहेंगे कि एक बंदा जो है ये फॉरेस्ट एरिया में, कुसमी फॉरेस्ट एरिया में जाके थोड़ा सा सामान या सब्जी या जो भी लेके बैठ के बेच रहा है, तो क्या वो मार्केट चलाएगा? नहीं। यहां इसके पीछे आंसर क्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर मार्केट तभी होगा जब अकेला वो ना होके उसके साथ और बहुत सारे सेलर्स हो और कस्टमर भी हो वहां पे, तभी मार्केट का रूप कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर हम मानते हैं कि हाईवे पे कोई बैठ जाए, ठीक है, दो व्यक्ति और बेचे, तो भी वो मार्केट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पर जो हाईवे पे जो है वो लोकेशन मार्केट के लिए नहीं है। और अगर बहुत सारे सेलर्स हो लेकिन वहां पर कोई खरीदने वाला ही ना हो, बस एक ही व्यक्ति जा रहा हो परचेजिंग करने प्रोडक्ट को, तो भी वो मार्केट नहीं कहलाएगा। तो मार्केट कब कहलाएगा? मार्केट वह कहलाएगा जब मार्केट इज दैट फॉर्म ऑफ place in which large number of buyers and sellers purchasing and selling different types of goods in a point of time। यानी कि एक निश्चित समय में बहुत सारे क्रेता विक्रेता विभिन्न तरह की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तभी वो बाजार का रूप माना जाएगा। ठीक है, सरोजिनी मार्केट, गोल्डन मार्केट, आपका प्लाजा मार्केट, तमाम मार्केट का नाम दे दिया जाता है, उस मार्केट प्लेस का एक नेम दे दिया जाता है कि ये मार्केट है, यहाँ पे सेलर्स और बायर्स आते हैं। ठीक है, सेलिंग एंड परचेजिंग करने के लिए। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इसका। अब हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट। हालांकि देखा जाए तो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था देयर आर 5-6 टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सीबीसी पैटर्न इन योर कोर्स ओनली वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ मार्केट: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। हम पहले डेफिनेशन देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे कहते हैं। थोड़ा सा पिछले टॉपिक में मैंने इंट्रोडक्शन इसका दिया था, एक बार फिर रिपीट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन व्हिच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड परचेजिंग एंड सेलिंग होमोजेनियस कमोडिटीज एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ मार्केट आर perfect competition market. The price in this market is always constant। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह रूप होता है जिसमें असंख्य क्रेता और विक्रेता समरूप वस्तुओं का होमोजेनियस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्रय और विक्रय करते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट आर दोस प्रोडक्ट व्हिच शेप, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, ब्रांड, ऑल थिंग्स आर सेम, इक्वल, नो डिफरेंशिएशन। इसका साइज 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही रहेगा, क्वांटिटी नहीं रहेगी, क्वालिटी वैसी रहेगा, ब्रांड वही रहेगा, टेस्ट वही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं, पूरे भारत में कहीं एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे तो हम कह सकते हैं ये होमोजेनियस प्रोडक्ट है। ओके, बहुत साल पहले, 500 साल पहले जो है होमोजेनियस प्रोडक्ट देखने को मिलता था। ठीक है, ये अस्तित्व में इस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट के ऑप्शन में कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये मोबाइल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज माय मोबाइल and there is no close substitute available in the market। बस यही मिलेगा, यही क्वालिटी मिलेगी, यही क्वांटिटी है, सेम यही है, ब्रांड यही है और इसके फंक्शन भी वही है। इसके ऑप्शन में कोई दूसरा मोबाइल कंपनी पूरे इंडिया में नहीं है। तो क्या इस मोबाइल कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। एडवर्टाइजमेंट वहां होता है जहां पे टफ कंपटीशन होते हैं, जहां पे आपके राइवल्स फर्म्स होती हैं। ठीक है, आप एक फीचर लाए तो 10 फीचर लाकर दिखाएं आपको। ठीक है, आज के समय में तो हो सकता है, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, तो यही चीज है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। अब हम इसको शेड्यूल के बारे में समझें। 1 2 3 4 ये इसकी यूनिट्स है, आउटपुट है। AR एवरेज रेवेन्यू व्हिच इज आल्सो कॉल्ड प्राइस, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू। इसे कैसे निकालते हैं हम पिछले टॉपिक में बता चुके हैं। AR यानी इसको हम प्राइस भी कह सकते हैं। तो जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ प्राइस क्या है। प्राइस मींस एवरेज रेवेन्यू, कांस्टेंट।
प्राइस कांस्टेंट है। वो तो हमने डेफिनेशन में आपको बताया था कि प्राइस इसकी कांस्टेंट होती है। और टीआर 5 10 15 20 यानी जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जा रहे हैं टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करता जा रहा है और एक कांस्टेंट रेट में इंक्रीज कर रहा है। कांस्टेंट रेट मतलब कि एक स्थिर दर से, यानी कि देखिए जैसे बीच में 5 की गैपिंग है, 5 से 10 10 से 15 15 से 20 5 का डिफरेंस है। और एमआर एंड एआर बोथ आर इक्वल, यानी कि इनकी वैल्यू के 5 है, ठीक है, चाहे प्रोडक्शन 1 हो या 2 या 3 या 4, एआर सब लेवल पे क्या है, आउटपुट के हर एक लेवल पे एआर 5 है और इसी तरह से आउटपुट के हर एक लेवल पे एमआर भी क्या है 5 है। इट्स मींस दैट बोथ एआर एंड एमआर इज कांस्टेंट। ओके, नाउ वी विल सी द डायग्राम। x axis show the output of the commodity, y axis show the revenue. Okay, now when output 1 then price is on 5, output 2 price 5, output 3 price 5, 4 5, output 5 price 5। It means that चाहे प्राइस 1 हो, सॉरी चाहे आउटपुट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कि यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 1000 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, चाहे जितना प्रोडक्शन हम कर ले, बट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इट रिमेन कांस्टेंट एट रुपीस 5। ये 5 रुपीस में ही कांस्टेंट रहेगा। ड्यू टू दिस रीजन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू बोथ आर इक्वल एंड दिस लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम कोडिंग कर सकते हैं EB इनफिनाइट। इनफिनाइट मींस अनंत, अनंत मतलब कि जिसकी कोई सीमा ना हो, कीमत वहीं का वहीं स्थिर है, लेकिन प्रोडक्शन चाहे जितना कम करना हो कम कर सकते हैं या जितना बढ़ाना हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसको सिंबल दिया गया है इनफिनाइट, यानी कि जितना प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाए उतना हम कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड यहीं तक है, चाहे हम यहाँ 5 6 7 8 9 10 1 लाख 2 करोड़ पूरा लंबा तक जा सकते हैं, डायग्राम बहुत लंबा बना सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट जितना चाहे बढ़ाए या आउटपुट जितना चाहे उतना कम करे, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आफ्टर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, सेकंड मार्केट मोनोपोली मार्केट। मोनो मींस वन एंड पोली मींस राइट। ओके, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं वैसे इसकी मीनिंग जो है दो पार्ट में देखेंगे तो आपको डेफिनेशन इजीली समझ में आएगा। मोनो मींस वन एंड पोली मींस राइट, मींस this is the form of market in which only one seller, the right of only one seller and large number of buyers. Okay, no close substitute available in the market and the firm is a price maker, not a price taker. फर्म एक कीमत निर्माता होता है, he can either increase the price or decrease the price, it is depend on the owner of the firm। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, इस पूरे जैसे एग्जांपल ले लीजिए एयरफोर्स का ले लीजिए, एग्जांपल लेते हैं एयरफोर्स एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं ताकि एग्जांपल तो ये टॉपिक बहुत इजी आपको समझ में आ जाए। तो मोनोपोली बाजार का वह रूप होता है जिसमें एक विक्रेता होता है, असंख्य विक्रेता होते हैं, कोई बाजार में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, कोई राइवल फर्म नहीं होता, ठीक है। और जो फर्म होती है वो अकेला होता है, सेलर अकेला होता है, वो चाहे तो कीमत को बढ़ा भी सकता है, वस्तु की प्राइस को बढ़ा भी सकता है और वस्तु की प्राइस को चाहे जितना चाहे उतना डिक्रीज भी कर सकता है, इसलिए उसको कीमत निर्माता कहते हैं, किंग मेकर कहते हैं, प्राइस किंग मेकर, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई और नहीं है, सर्वसर्वा वही है। एग्जांपल आपका यहाँ एयरफोर्स का ले लीजिए, यहाँ पे पूरे कैंपस में एयरफोर्स के अंदर या किसी आर्मी एरिया में ले लीजिए या किसी डिफेंस एरिया में या किसी रेलवे कॉलोनी में, तो रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे बाहर लोकल मार्केट लगती है वैसे उस कॉलोनी में अंदर मार्केट नहीं लगता। अब उस कैंपस के अंदर, एयरफोर्स कैंपस के अंदर मान से एक साइकिल रिपेयर करने की दुकान है, अब वो साइकिल रिपेयर करने की दुकान है, वो अगर मान लीजिए आपकी साइकिल बच्चों की खराब हो जाती है, पंचर हो जाता है, तो वो पंचर चाहे 10 रुपए में बनाए या 20 रुपए में बनाए या 30 रुपए में बनाए, आपको मजबूरी है आपको पंचर बनाना, क्योंकि उस पूरे कैंपस के अंदर अकेला वही एक सेलर है, अकेला वही एक जो है शॉपकीपर है, और इस तरह से आप क्या करके बार्गेनिंग नहीं कर सकते, आप मजबूर हैं उसके सामने, ठीक है। तो इस तरह के मार्केट को हम क्या कहेंगे, मोनोपोली मार्केट। अब होता क्या है कि जो अंदर के एम्प्लॉय होते हैं, जो लोकल अंदर के कॉलोनी के लोग होते हैं, तो हो सकता है कि उनको 10 रुपए में ही वो पंचर बना दे, लेकिन बाय द वे मान लीजिए कि बाहर से कोई विजिटर आता है या बाहर से बच्चे आते हैं, अनजान जो भी है या एग्जाम पड़ता है, सेंटर आता है, तो वो अगर पंचर बनाते हैं तो बोलेंगे नहीं भाई हम आपको जो है पंचर जो है 15 रुपए बनाएंगे, 5 रुपए से एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब वो बाहर का बच्चा जो अंदर आया है पहली बार कैंपस के अंदर, वो सोचेगा कि यार इतना गर्मी में कहाँ जाए
बाकी कोई दुकान भी नहीं है, चलो 15 रुपए ही बना लेते हैं। इस तरह से जो है प्राइस में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, यानी कि सेलर एक ही है, ठीक है, शॉपकीपर एक ही है, लेकिन वो चाहे तो कीमत को बढ़ा भी सकता है, या अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा भी सकता है, या वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को घटा भी सकता है। इसी तरह से आपका कैंटीन ले लीजिए, ठीक है, कई सारे जो है रेलवे के अंदर कैंटीन चलती है, ठीक है, और उस कैंटीन में जो है चाहे भोजन जो है 50 रुपए फिक्स किया गया है, लेकिन जो है मजबूरी है आप 50 रुपए से जो है बाहर खाना खा नहीं सकते। अब हो सकता है को 50 से जब 60 रुपए भी बेचे तो भी आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल है मोनोपोली का इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जो है भारतीय जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मानी जाती है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का है। अब नो अदर ऑर्गेनाइजेशन, नो एनी अदर प्राइवेट फर्म manufacturing coaches, tracks and other things increase the fares of the railway except Indian Ministry of Indian Railway, यानी कि भारत रेल मंत्रालय के अलावा कोई और संस्था न ही रेल के डब्बे बना सकती है, ना कोई अपने नाम से जो है ट्रेन स्टार्ट कर सकती है। टाटा, बिरला, रिलायंस, मुकेश अंबानी चाह कर भी, चाहे करोड़ों की कितनी प्रॉपर्टी क्यों ना हो उनके पास, चाह कर भी अपने नाम से रिलायंस ट्रेन ऐसे वो निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी मोनोपोली जारी है? यहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली जारी है। इंडियन रेलवे इज द मोनोपोली ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे आउटपुट 1 2 3 4, और हमने क्या बताया कि कीमत को थोड़ा कम करके, अगर यहाँ पे दो मोटिव होता है मोनोपोली सेलर का, वो कीमत को थोड़ा डिक्रीज करके अपनी सेलिंग को बढ़ा सकता है, या अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कीमत को बढ़ा देगा, प्राइस को बढ़ा देगा, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो मान लीजिए कि हमें मोटिव जो है, मेन गोल है फर्म का कि चलो भाई थोड़ा कीमत थोड़ा कम कर दिया जाए और बहुत कस्टमर को मैं अट्रैक्ट करूं, मेरे अलावा कोई यहाँ पे है नहीं। तो वो क्या करेगा, जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाता जाएगा तो वो अपनी कीमत वसूल की, यानी कि प्राइस है, यहाँ पर प्राइस 10 9 8 7 देखिए डिक्रीज हो रहा है। जब 1 आउटपुट करता था तो कीमत 10 थी, यानी कि बहुत हाई लेवल था प्राइस का, ठीक है, उसमें टोटल रेवेन्यू क्या था, तो 1 * 10 10, 2 * 9 18, 3 8 24, 4 7 28, यानी कि आउटपुट को टीआर से करेंगे तो आउटपुट को एआर से करेंगे तो टीआर निकल जाएगा। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्या होगा, एआर जो है डिक्रीज हो रहा है, आउटपुट रेट में एआर डिक्रीज हो रहा है, टीआर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टीआर के ही बेस पे एमआर निकलता है। 10 के ऊपर कुछ नहीं है तो 10 - 0 10, 18 में से 10 माइनस करेंगे 8, 24 में से 18 माइनस करेंगे 6, 28 में से 24 माइनस करेंगे 4। इस तरह से हमने देखा कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता जाएगा, आउटपुट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बोथ एमआर और टी और एआर बोथ आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए दोनों गिर रहे हैं, एआर भी गिर रहा है और एमआर भी गिर रहा है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और देखने लायक है कि किसमें गिरने की रफ्तार ज्यादा, किसमें ज्यादा है, ये आपको देखना है। तो सबसे ज्यादा देखिए 10 9 8 7, ये एक रुपीस यानी कि 1 रुपीस ऐसे करके गिर रहा है, और ये क्या है 10 8 6 4 यानी कि 2 रुपीस गिर रहा है, यानी कि रफ्तार गिरने की ज्यादा चेंजेस किसमें आ रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू में आ रहे हैं। यही कारण है कि मार्जिनल रेवेन्यू बहुत तेजी से गिर रहा है, इसी कारण से इसकी स्लोप नीचे है, ये डाउनवर्ड है, इसकी तुलना में एआर की तुलना में, ठीक है, गिर दोनों रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एआर जो है ऊपर है और एमआर नीचे है, इसलिए एमआर इज लेस देन एआर। ओके, और लास्ट में इसको कहेंगे लेस इलास्टिक, इसमें लचीलता कम देखने को मिलता है, इसमें चेंजेस देखने को कम मिलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कीमत को बढ़ाकर या थोड़ी सी कीमत को कम करके हम बहुत ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई राइवल फर्म नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में, इस तरह के मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। सबसे मेन पॉइंट यही है, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ लिखा है ना शॉर्ट में एनसीएस, मेरा आपकी तरफ से बना है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, यहाँ पे लिखा है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, ठीक है, तो यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, या जाहिर बात है यहाँ पे कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन आज हम मार्केट में देख रहे हैं इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ पे ऐसा देखने को कम मिलता है। आज का मार्केट जो है कौन सा मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मैक्सिमम 90%। इसका हम डेफिनेशन बताते हैं। मोनोपोली मार्केट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट एंड देयर आर टफ कंपटीशन
among the firms and advertisement should be must to attract the customer. So this types of market is called मोनोपोलिस्टिक मार्केट। यानी एक अधिकारी बाजार का वह रूप होता है जहाँ पे असंख्य क्रेता और विक्रेता विभिन्न तरह की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और हर एक वस्तु के अवसर में सैकड़ों वस्तुएं हैं, यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी स्थापित वस्तु बहुत ज्यादा है। यानी कि एक फर्म के कंपटीटर जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहा है कोई कंपनी, तो उसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो उस तरह के प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन सबके नाम अलग होंगे, सबके ब्रांड अलग होंगे, सबके टेस्ट अलग होंगे, सबकी प्राइसेस अलग होंगी। एग्जांपल आज के दौर का देख लीजिए ना, आज देख लीजिए लक्स जैसे कि नहाने वाली साबुन जो है लक्स हो गया, पियर्स हो गया, डव हो गया, हमाम हो गया, रेक्सोना हो गया, सिंथोल हो गया, लिरिल हो गया, निर्मा बात हो गया, ठीक है, ब्रीज हो गया। यानी कि नहाने की एक कंपनी नहीं, साबुन की एक कंपनी नहीं, नहाने वाली जो है साबुन की एक कंपनी नहीं, ना होके जो है तमाम दर्जनों सैकड़ों कंपनियां हैं। अब इसमें कंपटीशन नहीं होगा तो किसमें होगा? अगर मान लीजिए कंपटीशन में क्या होता है कि टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, each company try to increase their selling with the help of advertisement। अगर पीएस ने बोला कि हम एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं तो लक्स भी बोलेगा एक के साथ 3 लक्स फ्री दे रहे हैं। इसी तरह से जो है अगर बोलेगा हमाम साबुन कि हम 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो रेक्सोना बोलेगा हम 30% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो लिख देगा एड्रेस में। इसी तरह से पेस्ट कंपनी ले लीजिए, कोलगेट बोल रहा है कि हम आपको कोलगेट के साथ कोलगेट ब्रश फ्री दे रहे हैं, उसमें रैप करके दे देता है, तो सिबाका बोलेगा हम कोलगेट के साथ ब्रश के साथ टूथ क्लीनर भी फ्री दे रहे हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये तो कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं इसे। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब गला काट प्रतियोगिता। हर एक कंपनी चाहता है कि दूसरी कंपनी का गला काट के मेरी सेलिंग अधिक हो, उसकी कंपनी का सेलिंग कम हो, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिले, उसको प्रॉफिट कम मिले, और इसी को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। नेक्स्ट शेड्यूल देखेंगे 1 2 3 4। दिस इज आउटपुट। आउटपुट पहले 1 था तो एवरेज रेवेन्यू 10 था, टोटल रेवेन्यू इज आल्सो 10, 10 into 1 10, 2 into 9.5 19, 3 into 9 27, 4 into 8.5 34। इट्स मींस दैट जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो वैसे वैसे एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और टीआर क्या होगा, टीआर इंक्रीज करेगा। पिछले टॉपिक में हमने बताया था टीआर कभी डिक्रीज नहीं करता, वो पहले शुरू में स्टार्टिंग का होता है इंक्रीज करता है, टॉप में पहुंचता है, फिर उसके बाद नीचे गिरना शुरू कर देता है, और गिरेगा कब, जब मार्जिन लेवल नेगेटिव हो जाएगा। अब टीआर हो गया 10 19 27 34 और एमआर देखेंगे तो 10 9 8 7। ओके, तो यहां हमने क्या देखा कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो बोथ एआर एंड एमआर बोथ आर फॉलिंग डाउन। ठीक है, दोनों गिर रहे हैं। यही कारण है कि देखिए यहां पे एक्स एक्सिस में आउटपुट दिखाया गया है, वाई एक्सिस में रेवेन्यू दिखाया गया है, एंड बोथ एमआर एंड एआर बोथ आर फॉलिंग डाउन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। इट्स मींस दैट कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, द कंज्यूमर attract new product, the producer try to decrease the price of the commodity। वो जैसे जैसे कीमत घटाएगा, 10 रुपए से 9 9.5 कर दिया, 9 से 9 रुपए कर दिया, 9 से 8.5 कर दिया, लेकिन 10 रुपीस 9.5 रुपीस 9 रुपीस एंड 8.5 रुपीस, यानी जैसे जैसे वो डिक्रीज करता जा रहा है कीमत, तो आउटपुट उसकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंज्यूमर उसकी डिमांड ज्यादा कर रहा है। और ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती जाती है तो कंज्यूमर को उसी खरीदने की चाह बढ़ती जाती है। He desire to purchase more quantity compared to the earlier। Okay, due to this reason, AR and MR both are falling down। Now, the most important interesting point, less elastic in monopoly। डायग्राम देखिएगा दोनों में सेम है, लेकिन अंतर इतना ही है कि इसमें लेस इलास्टिक, इसमें लोचशीलता कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें मोर इलास्टिक में इसमें चेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है, अवेलेबल, यानी कि इसमें हर एक प्रोडक्ट के ऑप्शन में कोई दूसरा प्रोडक्ट है। अगर एक ने कुछ कीमत थोड़ी कम कर दी, 2 रुपए कम किया, तो दूसरी कंपनी ने 3 रुपए कर देगा। तुम जो है 20% एक्स्ट्रा करोगे तो हम 40% एक्स्ट्रा करेंगे, यानी कि कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं, जो आजकल का मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में 2-3 एग्जांपल आपको हमने बताया। ये कौन सा मार्केट है आपका, ये आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। मोबाइल कंपनी का ले लीजिए, आपका जो है एप्पल हो गया, जो है आपका ओप्पो हो गया, तमाम कंपनियां हैं, माइक्रोमैक्स हो गए, ठीक है, लेनोवो हो गया, तमाम कंपनियां हैं, सैमसंग हो गया। तो एक कंपनी ने कुछ फीचर अपना अप टू डेट किया, दूसरी कंपनी फिर वो भी उससे ज्यादा अच्छा फीचर लाई, किसी ने अपना नया
नया ऐप लगाया या लॉन्च किया टेक्नोलॉजी, उसने दूसरी कंपनी ने फिर उसको भी कॉपी किया, यानी कंपटीशन आ रहा है। अब ये सब बताने के बाद इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बस छोटा सा सिंपल सा है, आउटपुट 1 2 3 मान लीजिए है। आप कैसे निकालेंगे, तो अगर AR निकालना होगा तो फार्मूला है TR/Q, ठीक है। TR निकालना होगा तो AR × Q और MR निकालना होगा तो TR n -1। यानी कि इस फार्मूले के बेस पे, ये तीन फार्मूले के बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 × 10 10, 2 9 या 18, 3 8 24, ठीक है। तो ये आपका TR निकल गया। तो TR निकालेंगे AR को क्वांटिटी से इंटू, यानी कि AR ये है और ये Q मींस क्वांटिटी, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये TR निकल जाएगा। बाय द वे अगर TR निकालना होगा, ये निकालना होगा और AR दिया होगा तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 9 डिवाइडेड बाय 2 हां, अगर TR दिया हुआ और AR निकालना होगा तो दोनों को आपस में डिवाइड करना है। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8। ओके, तो इस तरह से हम डिवाइड करके जो है AR निकालेंगे और इनटू करके हम TR निकालेंगे। नेक्स्ट है MR। MR का मतलब है मार्जिन वैल्यू। तो जब TR निकल जाएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है MR होगा। 10 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, 10 - 0 10, 18 - 10 8, 24 - 18 6। इस तरह से इसी तरह के जिगजैग के वाले क्वेश्चन बीच में गैपिंग रहेगा, क्या पता ये ना दे, यहां गैपिंग कर दे, ठीक है, और बोलेगा कि यहां पे क्या होगा, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, 18 को जो है आप क्या करेंगे AR निकालो, AR का फॉर्मूला TR/Q, नहीं 18 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9, तो आंसर 9 आएगा। तो इस तरह से फिलिंग एंड ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।